हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक पांडे, योर एग्रीकल्चर मेंटर। और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एग्रीपो। आज के हम लोग इस वीडियो में इंट्रोडक्टरी एग्रो फॉरेस्ट्री यूनिट 3 पार्ट 1 कवर करने वाले हैं, जिसमें हम लोग साइलेंट फीचर्स ऑफ नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, इसके पहले के वीडियोस में हम लोग फॉरेस्ट के बेसिक टर्म्स और फॉरेस्ट होता है क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू चैपमैन एंड ठीक है सेठ, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आपने ये सारे वीडियोस नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है क्योंकि यह फाइनल एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इस हम लोग साइलेंट फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि कुछ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी हेल्पफुल करता है। अगर आप यूपीएससी और यूपीपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं, यूपीपीसीएस और बाकी आप कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्ज़ाम देते हैं, तो उसमें भी एक पॉलिसी से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहले क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉरेस्ट्री अपीयर्स ऑन द कंकरेंट लिस्ट। तो जो अगर हम भारत के संविधान के अकॉर्डिंग हम बात करें, तो जो आपका कह सकते हो आप कि जो फॉरेस्ट्री है वो कंकरेंट लिस्ट में आता है। तो हमारे पास 3 लिस्ट है। एक प्रकार से देखा जाए, इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट करता हूँ तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक है, जूम इन करते हैं, सॉरी। तो यहाँ क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर देखा जाए तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट होता है और एक स्टेट गवर्नमेंट होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब जैसे अभी एनएससी का मैंने एक वीडियो डाला था, ठीक है, आप देखे होंगे। ठीक है, तो उसमें क्या है, एनएससी जो है, नेशनल सीड कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जॉब होती है वो पूरे ऑल इंडिया में इसकी कहीं भी पोस्टिंग हो जाती है और एक अच्छा वहाँ अलाउंस और सैलरी मिलता है। ठीक उसी प्रकार कुछ स्टेट गवर्नमेंट होती है जो जहाँ आप पूरे स्टेट के अंदर ही रहते हो। आप ऐसा नहीं है कि आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो वो स्टेट लेवल की जॉब है। आप जैसे आप उसमें लिखते हो उत्तर प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, राजस्थान सरकार, ऐसा गाड़ी पे आप लिखवाते हो। लेकिन अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करते हो तो आप अपनी गाड़ी पे क्या लिखवाते हो, भारत सरकार ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये एक अंतर होता है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो यूनियन लिस्ट अगर देखा जाए तो इसमें क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होता है लॉज बनाने के लिए। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, डिफेंस खरीदती है अलग अलग डिपार्टमेंट से, अलग अलग देशों से। बैंकिंग है आरबीआई, ठीक है। करेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेंसी बनाती है। फॉरेन अफेयर्स जो भी होते हैं उनको डिस्प्यूट को सॉल्व करती है और अपने एक फॉरेन कंट्री में अपनी एक अहम भूमिका निभाती है। ठीक उसी प्रकार कम्युनिकेशन में भी प्ले करती है। ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट मतलब दोनों, जहां हम स्टेट गवर्नमेंट की भी बात होगी और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी बात होगी। तो ऐसे कुछ काम जहां स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिल के कदम उठाते हैं और लॉ बनाते हैं, उसको हम कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं। जिसमें एजुकेशन है, फॉरेस्ट है, ट्रेड है, मैरिज है, एडॉप्शन है एंड सक्सेशन है। कहने का मतलब क्या है कि एजुकेशन की अगर बात करें तो एजुकेशन में क्या है, स्टेट गवर्नमेंट भी पॉलिसी लाती है, साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपनी कुछ स्कीम ला देती है। जैसे अभी एनईपी चला, नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी चली, जिसमें कि ऐसे ऐसे पढ़ाना है, ये सर्कुलम है और इसी के अनुसार आपको पढ़ाई करानी है कॉलेज में, स्कूल में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कुछ देखने को मिलती है। सिलेबस चेंज हो जाता है और बुक चेंज हो जाती है। ठीक है, कुछ नई पॉलिसीज़ भी आती हैं कि आप एक साल में और अपने ही ग्रेजुएशन के दौरान आप 2 डिग्री एक साथ कर सकते हो। तो ऐसी बहुत सारी सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉज आ जाते हैं, कुछ पॉलिसी आ जाती है जिसके तहत कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। तो वो एजुकेशन हो गया। फॉरेस्ट जो है उसमें दोनों लोग का हाथ होता है, उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और आप कह सकते हो कि उसके अगर हमको एरिया को इंक्रीज़ कराना है तो फॉरेस्ट दोनों का उसमें अहम रोल है। ठीक है, ट्रेड की बात करें, व्यापार,
तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट भी अपनी भूमिका निभाता है। अगर स्टेट गवर्नमेंट मना कर दे कि नहीं हम आपको नहीं देंगे, दूसरे स्टेट में नहीं जाने देंगे माल, तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ कर पाएगा? नहीं। इसी तरह देखते हैं कि आप मोदी जो कुछ लॉन्च करते हैं, कुछ अपने स्कीम लाते हैं, तो वेस्ट बंगाल और जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार होती है वहाँ वो चीज़ फॉलो नहीं होता है, उसको वो इम्प्लीमेंट नहीं करते, मतलब लागू ही नहीं करने देते हैं अपने राज्य में। तो ये एक ड्रॉबैक होता है, स्टेट गवर्नमेंट अपने पावर का मिसयूज़ करती है। अब मिसयूज़ नहीं कर सकते, वहाँ खुद का उसका राइट्स है कि वो अपने सुविधा अनुसार मतलब उसको लागू करता है कि नहीं करता है। एडॉप्शन एंड सक्सेशन में भी एक कॉन्करेंट लिस्ट होती है, स्टेट एंड गवर्नमेंट, स्टेट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, ठीक है, दोनों का अपना एक रोल है। स्टेट गवर्नमेंट में बात की जाए, जहाँ स्टेट गवर्नमेंट अपना खुद का एक लॉ बनाती है और उसको इम्प्लीमेंट करती है, फॉलो करती है, जिसमें कि आपका पुलिस है, ठीक है, ट्रेड है, एग्रीकल्चर है एंड इरिगेशन है। तो वहाँ देखते हैं आप, जो भी किसान होते हैं, जैसे पंजाब की सरकार कहती है कि आप पुआले को आप अगर नहीं जलाते हैं और आप उसको डिकम्पोज करते हैं तो हम आपको सब्सिडी देंगे, और आप किसी भी शॉप से वो मेडिसिन खरीद के आप उसको उसी फार्म फील्ड पे ही उसको डिकम्पोज करा सकते हैं और वो ऑर्गेनिक मैटर इनरिच होगा। तो ये भी एक अलग अलग अपने कुछ स्टेट अपने इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ आते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं पर्टिकुलरली अपने स्टेट्स के अंदर। तो वही हम बता रहे थे कि जो गवर्नमेंट जो आप कह सकते हैं फॉरेस्ट जो है वो कंकरेंट लिस्ट में आता है, जहाँ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों दोनों का अपना एक रोल है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 300 BC द मौर्यन किंगडम चंद्रगुप्त। तो फॉरेस्ट की शुरुआत होती है 300 BC से, मौर्यन किंगडम के ग्रुप से स्टार्ट होती है। इंडियन फॉरेस्ट्री को अगर देखा जाए तो दो भागों में बांटा गया है, कॉलोनियल एंड पोस्ट आप कह सकते हैं कॉलोनियल, ठीक है। तो यहाँ देखिए कुछ यहाँ एक मैप है, उसके द्वारा आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो मौर्यन डायनेस्टी का ये मैप है, जहाँ 265 BCE की बात है, कुछ यहाँ दिए गए हैं, ठीक है, फॉरेस्ट से रिलेटेड वो है फिगर था, ठीक है। इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी की अगर बात करें तो टोटल आपके 4 पॉलिसी अभी तक आ चुके हैं, 1855, 1894, 1852 एंड 1988। तो सबसे पहले जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी वो 1855 में आई थी। सोचिए कितनी पुरानी पॉलिसी है, ठीक है, लगभग आप कह सकते हैं 150 साल पुरानी, ठीक है। तो ये पॉलिसी में क्या हुआ था, जब देश हमारा गुलाम था, ठीक है, जब हमको आज़ादी नहीं मिली थी, उसके उस समय की पॉलिसी है। इसको थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, क्योंकि सबसे पहला फॉरेस्ट पॉलिसी था तो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है, और इससे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो लॉर्ड डलहौजी एंड इशूड फॉरेस्ट चार्टर। तो इन्होंने फॉरेस्ट चार्टर को इशू किया था 1855 में। हिज चार्टर was intended to restrict and regulate the unchecked exploration of forest by private individual। तो उन्होंने अपने चार्टर के द्वारा क्या किया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया, रेगुलेट कर दिया अनचेक्ड, मतलब कोई भी जो फॉरेस्ट में कोई भी कहीं से भी घुस जाता था उस पर उन्होंने रोक लगाया, ठीक है, प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा, मतलब अपने खुद के लोगों को खड़ा करा दिया जंगल में किनारे किनारे या हर एक इक्वल डिस्टेंस पे, जिससे कि वो गार्डिंग करेंगे। पोटेंशियल लॉन्ग टर्म इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक एंड क्लाइमेटिक इफ़ेक्ट ऑफ डिफॉरेशन। बात सही है, जब डिफॉरेस्टेशन अपने चरम सीमा पे था, बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रही थी, पेड़ों की कटाई हो रही थी, तो उससे क्या हुआ, लॉन्ग टर्म इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट देखने को मिले, इकोनॉमिक लॉस हुआ, क्लाइमेटिक इफ़ेक्ट भी देखने को मिले। तो वही बता रहा है पोटेंशियल लॉन्ग टर्म इन्वायरमेंटल, अगर ये सब चीज़ें देखने को मिलते हैं जब आप लार्ज स्केल पे आप डिफॉरेस्टेशन करते हैं। जो फर्स्ट है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1865 में आया। तो इस पॉलिसी के बाद 1855 में पॉलिसी आई थी पहले, उसके बाद 1865 पे ठीक 10 साल बाद क्या होता है, एक इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आता है, जिसमें इंपेरिकल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो इसको इशू करता है।
ठीक है। डायरिच ब्रांडिस फॉरेस्ट रिसोर्स मैनेजमेंट के वो हेड थे, ठीक है। और आगे चलते हैं हम लोग। क्या लिखा है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो 1865 में था, ठीक है, वॉज डिक्लेयर्ड द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन मोनोपोली ओवर द फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो 1865 में आया, उसने ये डिक्लेयर किया कि ब्रिटिश जो अपना शासन चला रहा है वो एक प्रकार का मोनोपोली कर दिया है इंडिया के सारे फॉरेस्ट पे। मतलब अब इंडिया के फॉरेस्ट पे भी उसने अपना दबा बना लिया था और उसको कब्जा में कर लिया था, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो 1894, अब दूसरी हम लोग पॉलिसी की बात करेंगे। हम लोग 1855 में पॉलिसी पढ़े, अब 1894 की बात करेंगे। डॉक्टर वेलक्लर रिकमेंडेशन गिवन अ रिपोर्ट ऑन इम्प्रूवमेंट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर 1893। तो इन्होंने, जो डॉक्टर वेलक्लर्स थे, इन्होंने एक रिपोर्ट दिया था इम्प्रूवमेंट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, हम भारतीय कृषि को कैसे सुधार सकते हैं, उस पर एक रिपोर्ट दिए थे 1893 में। अब क्या हुआ, मेन ऑब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट इज पब्लिक बेनिफिट। ज़्यादातर जो ऑब्जेक्ट का मैनेजमेंट था वो किसके लिए था, पब्लिक के लिए, पब्लिक के हित के लिए फॉरेस्ट को बनाया गया था। तो प्रिजर्वेशन ऑफ क्लाइमेटिक एंड फिजिकल कंडीशन ऑफ द कंट्री, जिससे कि हमारे कंट्री का फिजिकल और केमिकल जो बैलेंस है वो बना रहे, ठीक है, इसका दूसरा भी ये रोल था। तीसरा क्या था कि सप्लाइंग वैल्यूएबल टिम्बर फॉर कमर्शियल पर्पस। भाई जाहिर सी बात है, फॉरेस्ट है, जब वहाँ के पौधे मैच्योर हो जाएंगे, यंग जनरेशन के हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा ओल्ड हो जाएंगे, तो उस फॉरेस्ट के ब्रांचेस को हम काट देंगे या ओल्ड ब्रांचेस को काट देंगे, और उसके बाद हम उससे क्या करेंगे, लकड़ी ऑब्टेन करेंगे, उसी लकड़ी से हम फर्नीचर बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें थी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1894 में। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड था, माइनर फॉरेस्ट, पैस्च्योर लैंड, परमानेंट कल्टीवेशन, फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक फॉरेस्ट नीड्स ऑफ द लोकल पीपल। तो जो बेसिक फॉरेस्ट नीड्स थे लोकल पीपल के, उनकी नीड्स को भी ये फुलफिल करता था। मैक्सिमम रिवेन्यू, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो रिवेन्यू अर्न करना चाहते थे इस पॉलिसी के तहत, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग। इसमें देखिए माइनर फॉरेस्ट में क्या होता है, माइनर फॉरेस्ट के बारे में हम लोग ऑलरेडी पिछले के लेक्चर में बात कर चुके हैं, ठीक है। एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड्स, द ट्राइबल पीपल आर नॉट वुड फॉरेस्ट प्रोडक्ट। तो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स था लाइवलीहुड का, और जो ट्राइबल पीपल हैं वो नॉन वुड फॉरेस्ट प्रोडक्ट को यूज़ करते थे, ठीक है। नॉन वुड मतलब जिसमें लकड़ी नहीं होता है, जनरली टर्म्स माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जिसे हम एक आम भाषा में माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के नाम से भी जानते हैं। मीन्स ऑल द टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ऑफ प्लांट ओरिजिन। तो ज़्यादातर जितने भी नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं वो प्लांट ओरिजिन के होते हैं। विल इंक्लूड्स बैम्बू केन्स फॉर्डर, जिसमें बैम्बू आता था, बाँस आता था, शुगर केन्स आते थे ना। शुगर केन का मतलब क्या होता है, गन्ना, और के फॉर्डर कुछ चारे वाले फसल भी आते थे। तो ये देखिए क्या है, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट है जो छोटे मात्रा में फॉरेस्ट बनाए जाते हैं। बैम्बू है, बैम्बू से मैट बना है, ठीक है। हनी है, फ्रूट्स एंड एलोवेरा है, ओलिव ऑयल है, ठीक। और अफीम है, और पैलास का फ्लावर है, कार्डेमम है। कार्डेमम मतलब आपको पता ही है, इलायची, जिंजर है, अदरक, और फ्लावर ऑफ पैलास जो है, जिसे हम सिलैक बनाते हैं। सिलैक से मतलब उससे कुछ हम उससे जो हमको मिलेगा, उससे कुछ हम आप कह सकते हैं अंगूठी बनाने में, या उसके कुछ बॉडीज़ बनाने में हेल्प आती है, ठीक। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। पैस्चर लैंड, किसकी बात करेंगे, पैस्चर लैंड। पैस्चर का मतलब होता है चारगाह वाला लैंड, जहां हम पशुओं को जाके चराते हैं। पैस्चर लैंड इन द नैरो सेंस इंक्लूसिव ट्रैक्ट ऑफ फार्म लैंड ग्रेज बाय डोमेस्टिकेटेड लाइफ स्टॉक। तो वही लिखा है, इंक्लूज ट्रैक्ट ऑफ फार्म लैंड। तो फार्म लैंड जहाँ अपने फार्म एग्रीकल्चर करते हैं, या वो जहाँ अपने गाँवों को गायों भैंसों को बांधते हैं, उसको क्या करते हैं हम, वहाँ से गाय भैंस को उठाते हैं, चराने के माध्यम से हम एक
फील्ड में लाते हैं जहाँ कि वो चल सके, अपने आप को एक्सरसाइज कर सके, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें हम, वहाँ से फिर उनको डोमेस्टिकेट करते हैं, जिससे कि हम यील्ड उनसे ले पाएँ, मतलब उनसे दूध स्प्रेड आउट करा के मनी कलेक्ट कर सके, सच एज हॉर्सेस, कैटल, शीप और स्वाइन। ये सब जो हैं बाधा करते हैं हमको अपने मतलब काम से। ठीक, तो ये पैस्चर लैंड है जिसको हम चारागाह कहते हैं। आप लोग के खेत उत में भी होगा, लेकिन अब इतना अधिक आप कह सकते हैं कि हम ट्रांसफॉर्म हुए हैं, जिसके कारण जो चारागाह है वो भी धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, परमानेंट आप कह सकते हैं कल्टीवेशन। तो परमानेंट कल्टीवेशन का मतलब क्या है, जहाँ हम परमानेंट कुछ टाइप के पौधे लगाएंगे जो लंबे समय तक टिका रहेगा। अ परमानेंट एग्रीकल्चर विच स्टेटेड्स दैट क्रॉप यील्डिंग ट्रीज कुड प्रोवाइड यूजफुल सब्स्टिट्यूट फॉर सीरियल्स इन एनिमल फीडिंग प्रोग्राम एज वेल एज कंजर्व इन्वायरमेंटल हेल्थ। तो परमानेंट जो कल्टीवेशन है इसमें क्या होता है कि जो क्रॉप यील्डिंग ट्रीज है कुड प्रोवाइड यूजफुल सब्स्टिट्यूट फॉर सीरियल्स। तो अगर क्रॉप यील्डिंग जो आपको ट्रीज है जो कि जो सीरियल्स में जो कितना प्रोडक्शन हुआ था पूरे, उसमें भी वो क्या करते हैं कि एक हेल्पफुल एक रोल अदा करते हैं इन एनिमल फीडिंग प्रोग्राम, जिससे कि जो एनिमल फीडिंग प्रोग्राम है उसमें आपको हेल्प मिलती है, एज वेल एज कंजर्व इन्वायरमेंटल हेल्थ, और इन्वायरमेंटल हेल्थ में भी वो क्या करते हैं, मदद करते हैं। Fulfillment of the basic forest need of local people. Local people depends on forest resources for various products such as fuel, wood, constructed materials, medicine and food. तो ये क्या होता है कि अगर फॉरेस्ट लगा रहता है तो वहाँ जो भी ट्राइबल्स कम्युनिटी हैं उनके जो भी रिक्वायरमेंट है, जैसे कि फॉरेस्ट प्रोडक्ट, जैसे कि आप कह सकते हो कि वहाँ फ्यूल वुड चाहिए, उनको कंस्ट्रक्शन के लिए मटेरियल चाहिए, लकड़ी चाहिए, मेडिसिन चाहिए, फूड चाहिए, तो वो एक फुलफिलमेंट भी करता है माइनर फॉरेस्ट जो होता है, या बेसिक जो फॉरेस्ट नीड है वहाँ के कम्युनिटी ट्राइब्स के लिए उसको भी वो फुलफिलमेंट कराता है। मैक्सिमम रिवेन्यू, जैसे कि हम लोग बात किए कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिवेन्यू होता है। ट्राइबल पीपल एंड हु इज़ डिपेंडिंग द फॉरेस्ट प्रोडक्ट, वो ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट प्रोडक्ट बना के क्या करते हैं, उससे रिवेन्यू जनरेट करते हैं। जैसे कि एक बांस का कुछ बना दिए बेना, ठीक है, फैन, या बांस का आप कह सकते हो कि मैट बना दिए। तो इस तरह बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ के थ्रू वो क्या करते हैं, फॉरेस्ट के प्रोडक्ट को सेल करके वहाँ से रिवेन्यू जनरेट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट एरिया की अगर बात किया जाए तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं जहां इम्प्रूवमेंट ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन की ज़रूरत है। तो प्रोटेक्टेड जो फॉरेस्ट होते हैं वो क्या होते हैं कि वहाँ एक प्रकार से फॉरेस्ट के अंदर जो रहने वाले ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उन्हीं का अधिकार होता है, वो किसी उस फॉरेस्ट के अंदर किसी और को या किसी थर्ड पर्सन को घुसने नहीं देते हैं। कमर्शियल फॉरेस्ट, देखिए कमर्शियल फॉरेस्ट का मतलब क्या है, एक प्रकार का वैसा फॉरेस्ट जहाँ लार्ज स्केल में फॉरेस्ट बनाया गया हो, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टिम्बर ले पाएँ और उसको हम एज अ कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल कर पाएँ। पैस्चर लैंड कैटल रियरिंग के लिए होता है, अभी आपको बताएं, ठीक है। और दूसरा क्या है, माइनर फॉरेस्ट, जो कि फायर वुड्स के लिए क्या होता है, कलेक्ट किया जाता है, जिससे कि आप जला के आग उग में खाना वाना बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। डिफेक्ट इन द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1894। तो 1894 जो फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी उसकी क्या क्या कमियां थी वो हम इस अभी देखेंगे, ठीक है। फॉर्मुलेटेड बाय ब्रिटिशर्स फ्रॉम द नीड ऑफ फॉर द नीड ऑफ ब्रिटिशर्स। तो कमियां ये थी कि यहाँ ब्रिटिशर्स को कमी देखने को मिली थी और उस कमी को फुलफिलमेंट करने के लिए उन्होंने फॉरेस्ट पॉलिसी 1894 को बनाया,
ठीक है। तो यहाँ कुछ उनका पहले से कोई एम नहीं था। उन्होंने ये देखा कि भैया ब्रिटिशर्स जो हैं वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली के तौर पे और इन्वायरमेंट को देखते हुए उन्होंने ये डिसीज़न लिया कि क्यों ना यहाँ हम फॉरेस्ट बना देते हैं। मैंडेटेड फॉर पब्लिक बेनिफिट एज अ सोल इशू एंड नॉट कंसिडर्ड द कंजर्वेशन। तो उन्होंने ये देखा कि फॉरेस्ट बनाने से लोग अपना बस केवल हित चाहने लगे, अपना फ़ायदा देखने लगे। तो उस कारण से फॉरेस्ट ब्रिटिशर्स नहीं बनाए थे, उनका कुछ और पर्पस था, जिससे कि वो जैसे कि वो कमर्शलाइजेशन करके वो पूरे इंडिया को कैप्चर करना चाहते थे। इंडिकेटेड conservation of forest land for agriculture purpose which resulted conservation of forest for agriculture uses। तो उन्होंने ये कहा कि फॉरेस्ट को कंजर्व करके एज अ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट वहाँ से प्रोड्यूस किया जाए। तो इस कारण क्या हुआ कि फॉरेस्ट का कुछ हिस्सा खेती में तकलीफ हो गया, बदल गया। नो कंसिडरिंग द डिमांड ऑफ पब्लिक एंड इंडस्ट्री, जो कि फॉरेस्ट जो ऐसा सेगमेंट है जहाँ पब्लिक और गवर्नमेंट का भी ध्यान उतना नहीं जा पाता है। तो गवर्नमेंट की जो भी कुछ स्कीमें चल रही हैं वो फॉरेस्ट तक पहुंच ही नहीं पाती है। नॉट टेक इन द अकाउंट ऑफ प्रोफेशन एंड पावर एंड द नीड ऑफ फॉरेस्ट एजुकेशन, तो ये सब भी देखने को नहीं मिलता है। साइलेंट ऑन सिस्टमैटिक रिसर्च ऑन फॉरेस्ट्री प्रोग्राम फॉर प्रोडक्शन एज वेल एज कंजर्वेशन। तो साइलेंट ऑफ सिस्टमैटिक रिसर्च है। तो सिस्टमैटिक रिसर्च कैसे करेंगे? फॉरेस्ट्री प्रोग्राम फॉर द प्रोडक्शन एज वेल एज कंजर्वेशन। तो प्रोडक्शन के लिए और कंजर्वेशन के लिए भी उन्होंने ये पॉलिसी बनाया था, जिससे कि हम फॉरेस्ट को लंबे समय तक कंजर्व कर पाएँ, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट कर पाए। नॉन कंसिडरिंग द वाइल्ड लाइफ डिक्रीज ड्यू टू द ह्यूमन इंटरेक्शन। तो अब जैसे कि उन्होंने एक चीज़ और कमी उन्होंने छोड़ी थी कि वो वाइल्ड लाइफ पे ध्यान नहीं दे रहे थे। जंगलों के अंदर जो भी एनिमल्स पाए जाते हैं वो उनका ध्यान उस पे ध्यान नहीं दे रहे थे, जिसके कारण ये हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या किए, उस वाइल्ड लाइफ जो भी प्रोडक्ट था, ठीक है, वाइल्ड लाइफ के जो प्रोडक्ट हैं उस पे ध्यान ना दे के उसको वो सेल आउट करने चले गए। और जिससे कि ह्यूमन इंटरेक्शन के थ्रू वहाँ क्या हुआ कि फॉरेस्ट के अंदर के जो प्रोडक्ट थे वो कम होते चले गए। तो ये भी एक बहुत बड़ा उनकी कमी थी। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, और आगे के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखा करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए। अगर कहीं कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम पे एग्रीपो नाम का एक चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम हैंडल को भी आप वहाँ से क्या कर फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय स्टूडेंट्स।